बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतरा कतरा कुल्सम टीम और सन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं हूं सलमान जंगलानी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वसीम कुरैशी साहब, जो एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जा रहे हैं। वसीम कुरैशी साहब की क़यादत में हम बहुत से और टीमें, दोस्त, नौजवान हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ वसीम भाई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त के सैलाब ज़दगान के क्या क्या हालात हैं। वो बलूचिस्तान, क्वेटा और किला काफिला है ना, सैफुल्ला जी, उधर ही रहे हैं। तो केपीके के इलाकों में भी रहे हैं। पूरा जो हमारा पंजाब है, जनूबी पंजाब, इधर भी रहे हैं। इस वक्त के क्या मसाइल हैं, हम वसीम भाई से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक सैलाब ज़दगान के मसाइल का ताल्लुक़ है, उनकी मुश्किलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत सारे एरियाज़ अभी तक ऐसे हैं जो कवर हो गए हैं, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी तक भी मैं समझता हूँ कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हैं। लाइक अगर आप बलूचिस्तान चले जाएँ तो बलूचिस्तान में आपको अभी तक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 नज़र आएगा। वहाँ यानी कि वहाँ लोगों के जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो अभी तक मेडिकल के हवाले से हैं या फिर राशन के हवाले से हैं। अब नेक्स्ट ये है कि बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जो ठंडे हैं, जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जैसे मुस्लिम बाग है, जैसे कोयटा है, जैसे किला सैफुल्ला वाली साइड है, तोबा काकड़ी वाली साइड है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी होती है। जैसे हम तोबा काकड़ी गए थे, वो बादनी बॉर्डर जो है अफगानिस्तान का, उसके करीब पड़ता है। वहाँ अभी से इतनी शदीद सर्दी थी कि हमें अच्छी तरह याद है कि वहाँ की सर्दी कैसी थी। तो वहाँ और वो एरियाज जो ठंडे हैं, वहाँ पर अभी तक जो है वो आप कह सकते हैं कि गर्म कपड़ों के हवाले से भी नीड है। लेकिन बलूचिस्तान के दूसरे जो एरियाज हैं, जैसे उस्ता मोहम्मद है, नसीराबाद है, सोबतपुर है और डेरा अल्लाह यार है, तो ये जो इलाके हैं ना, ये गर्म साइड है बलूचिस्तान की। तो गर्म साइड होने की वजह से वहाँ मेडिकल के हवाले से मलेरिया के बड़े मसाइल हैं। मलेरिया वहाँ बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। हमने भी बड़ी तेज़ी से वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाए और बहुत तेज़ी से काम किया वहाँ पर। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वहाँ मज़ीद जो है वो मलेरिया के हवाले से, मेडिकल के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ इतने ज़्यादा ऐसी ऐसी बीमारियाँ देखी हमने जो ज़िंदगी में कभी हमने देखी ही नहीं थी। इसी तरीके से सिंध है, सिंध में भी काफ़ी मसाइल हैं। पंजाब जो है, जनूबी पंजाब के जो ये इलाके हैं, ये तमाम फेजेस से गुजर गए हैं। अब इसके लास्ट फेज़ चल रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि विंटर सीज़न, सर्दियों के हवाले से गर्म कपड़े, गर्म बिस्तरे और बंद जूते वो ज़रूरत हैं, या फिर उसके अलावा रिहैब का जो काम है यहाँ पर, रिहैबिलिटेशन का, तामीरात का, वो है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर तो तामीरात का काम है तो आप उसको करें, बड़े लेवल पे काम करें, उसको कवर करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं कर सकते तो गर्म बिस्तरों के हवाले से काम करना चाहिए। बाकी यहाँ जितना भी राशन के हवाले से और मेडिकल के हवाले से भी काफ़ी हद तक कवर है जनूबी पंजाब का जो इलाका है, क्योंकि यहाँ मेडिकल कैंप भी बड़ी तेज़ी से लगे थे। अच्छा, अब जो असल चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, मैं जो समझता हूँ, जो वो लेडीज़ जिन्होंने कंसीव किया हुआ है ना, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है ना, उनके बड़े इशूज़ हैं। वो बेचारी जो ख़वातीन हैं, एक तो हमला हैं, और फिर ये मसाइल हो गए कि वो रोड पर या टेंट पर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मसले, खुराक के मसले। अब वो वहाँ जहाँ रोटी नहीं सूखी पूरी हो रही, वहाँ एक हामला खातून को उसके मतलब की खुराक तो मिलने से रही। और बहुत सारे इतने, मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे जो है ना, आप कह लें कि इन डेज़ में, सैलाब के दिनों में ज़ाया हुए हैं कि आप उनकी तादाद अगर लिखने बैठ जाएं तो बहुत बड़ी तादाद होगी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर इस पे काम किया जाता, इसको फोकस किया जाता, तो शायद उसमें कमी वाक़ई हो सकती थी। लेकिन इस तरफ किसी ने शुरू में तवज्जो ही नहीं दी। यही वजह है कि हमारा शुरू से टारगेट रहा, हमने जब ये काम स्टार्ट किया, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास जो कैश रखते थे, वो रखते थे उन्हीं ख़वातीन के लिए, कि उन ख़वातीन को कैश दें, और बाकायदा हम उनको कहते थे कि ये कैश आपने अपने पास रखना है और अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में, अपनी मुश्किल वक्त में जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। और वो जब हम कैश खातून को देते थे तो उसके हस्बैंड को भी नहीं पता होता था कि हमने इसको कैश दिया है। या कोई बेवा नज़र आ जाती थी, हम उसको देते थे। कोई डिसेबल पर्सन नज़र आता था तो उसको देते थे। कोई बुजुर्ग होता था और उसके बच्चे छोटे होते थे या नहीं होते थे तो उसको कैश की सूरत में देते थे। तो हर जगह की, हर शख्स की जो ज़रूरियात थी वो मुख्तलिफ थी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेवकूफ़ी भी की। बेवकूफ़ी ये की कि जब राशन पे शुरू हुए तो राशन पे ही लग गए,
मिनरल वाटर पे शुरू हुए तो मिनरल वाटर पे ही ठहर गए, पके पकाए खाने पे शुरू हुए तो पके पकाए पे ही ठहर गए। तो ये कुछ बेवकूफ़ियाँ हुई, कुछ लोग फिर ट्रक वगैरह लेके निकलने लग गए, उनसे गलतियाँ सरजद हुई, फिर ट्रक लूटे भी, लोगों ने शोर भी मचाया, फलां इलाके में ना जाएं, फलां में ना जाएं। हालांकि मैं पूरा पाकिस्तान घूम लिया सैलाब ज़दगान की मुहिम के लिए। तो मेरा मानना है कि इस तरह के जो हादसात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं, वो तमाम पाकिस्तान के हर सूबे में हुए हैं। तो हम किसी एक सूबे को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वो लोगों की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ है। उन हालात में जब भूख इतनी शदीद थी, तो उन हालात में इस तरह के खुले ट्रक लेके चलना, ये तो बेवकूफ़ी थी। भाई आपके साथ भी कोई मसला हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, एक मर्तबा भी नहीं हुआ। क्योंकि आप पहले से ही पहले दिन से तरतीब चल रही थी। मैंने कोई ट्रक नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कोई डाले नहीं इस्तेमाल किए। मेरा शुरू से फोकस था कि बंद गाड़ी होनी चाहिए, बंद गाड़ी होनी चाहिए। उसके आप शीशे बंद कर सकते हैं, जाने वाले को नहीं पता होता कि क्या जा रहा है इसमें। तो इसीलिए 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कैरी डब्बों का इस्तेमाल किया, लेकिन डाले, ट्रक, मजदा, इससे परहेज किया। एंड में इस्तेमाल किया बलोचिस्तान में 1-2 जगह पर हमने मजदा, और वो तब इस्तेमाल किया कि जिन इलाकों में मुझे पता था कि इतनी मेरे पास मकामियों की सपोर्ट है, इतने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और इस तरह का अगर मसला हो गया तो हम उससे बच के निकल सकते हैं, सिर्फ तभी इस्तेमाल किया। अदरवाइज हमने नहीं इस्तेमाल किया, और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो एक मरतबा भी ये छीना झपटी वाला काम सर जी लोग हुआ ही कहते नहीं। हैं कि बलोचिस्तान में काफी सारे मसाइल हैं, तो उस हवाले से क्या? बलोचिस्तान के बारे में अफवाहें ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं। बलोचिस्तान के बारे में लोगों ने खामखा की एक जो फ्रस्ट्रेशन और खामखा की बातें फैलाई हुई हैं कि वहाँ तो ये हो जाता है, वहाँ ये है, वहाँ पंजाबियों के बारे में तासुब है। हालांकि मैं कहता हूँ कि बलोचिस्तान वाले लोग इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतनी इज्जत करने वाले लोग हैं। मेहमान नवाजी का तो आप ये कह लें कि एंड हो जाता है बलोचिस्तान में जाके। आपको बैठे बिठाए वो जो है ना दस्तरखान पे हाथ धुलवाते हैं, वहीं आपको वो टावल देते हैं, दस्तरखान वो भर देते हैं। वो कहते हैं हर बात आपकी मानेंगे, खाने में कुछ नहीं मानेंगे। ऐसे ही होता तोबा काकड़ी में, तो ये भाई तो कहते थे खाने में आपकी नहीं मानेंगे, वो हमारे हिसाब से होगा। वसीम भाई आगे का क्या प्लान है आपकी टीम आगे का भी आपके सामने है। अब जनूबी पंजाब वापस आया हूँ पूरे 30 दिन के बाद। 30 दिन हमने जो है ना उसमें से तकरीबन हमने 22 दिन या 23 दिन बलोचिस्तान में लगाए, 7 दिन लगाए थे सिंध में। आगे अभी जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं। अभी देखते 5वां दिन, 4था दिन आज हमें जनूबी पंजाब में वापस आए, और मेरे साथ जो है ना तैयब भाई मौजूद है, अलबाब फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। हफीज़ भाई पीछे मौजूद है, इनका ताल्लुक भी अलबाब फाउंडेशन से है। और पिछली गाड़ी में जो है ना वो शुमाइला कुरैश साहिबा हैं, उनका ताल्लुक है सुकून कल फाउंडेशन से। और सलमान भाई खुद भी आज तो मेरे साथ हैं माशाल्लाह। टीम सन्स ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये भी कतरा कतरा कुलजुमी का एक पार्ट है, एक शाख है। सारे हमारा मकसद एक है, काम करने वाले एक हैं। सलमान भाई शुरू से मेरे साथ थे, अब भी मेरे साथ ही हैं, तो वो एक हमारी अपनी टीम है। तो उसी के साथ हमारे पास साथ आज फैज़ान एजाज जतोई भी हैं, डॉक्टर फैज़ान एजाज जतोई। तो बेसिकली आगे का प्लान ये है कि अब मैं जनूबी पंजाब में देख रहा हूँ कि गर्म कपड़ों पे काम किसी ने नहीं किया शुरू, मतलब कपड़ों पे किया है, बिस्तरों पे नहीं हुआ। बिस्तर नीड था। मैं शुरू से, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने बेतुकी खरीदारी एक दिन में कभी भी नहीं की। मैं देखता हूँ कि इस इलाके की नीड क्या है और अब क्या चल रही है, सिचुएशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग खरीदारी करते हैं। अब हमने 2 दिन सर्वे किया डीजी खान में, तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि यहाँ अब बिस्तरों के हवाले से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर बंदे को हम घर नहीं बना के दे सकते। जो टेंट में बैठा है एटलीस्ट उसके पास बिस्तर होगा, रजाई होगी, कंबल होगा, तो वो अगर टेंट में भी है सर्दी से बच सकता है। इस वजह से इसको फोकस किया। कल हमने जो है ना मुल्तान से पूरा एक मजदा बिस्तरों का परचेज किया, जिसमें 200 प्लस हमने जो है ना वो डबल रजाइयाँ, 200 प्लस हमने सिंगल रजाइयाँ, और साथ में तकरीबन जो है ना 130-40 के करीब हमने कंबल जो है वो ख़रीदे हैं। और साथ में फिर हमने जो है ना वो बंद जूते, तकरीबन 250 जोड़ा बंद जूतों का ख़रीदा। तो ये पहला फेज़ है अभी गर्म कपड़ों के हवाले से। उसके बिस्तर के हवाले से उस पर अभी मैंने मज़ीद काम करना है, तो देखूंगा कि मैं इसमें कितनी बस्तियों को कवर कर सकता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं सिर्फ देता नीडी को हूँ। मेरे 3 टारगेट में होते हैं। पहले नंबर पे बेवा होती हैं, बेवा के बाद मेरे टारगेट पे होते हैं डिसेबल लोग, माजूर जो हैं, और तीसरे नंबर पे होते हैं कि यतीम जो बच्चे हैं वो होते हैं मेरे टारगेट पे। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो बंदा जिसका वसीला भी कोई नहीं है और वो बेरोजगार भी है, जिसके पास कोई वसीला है, बेशक वो मजदूरी कर रहा है, मैं समझता हूँ 700-800 का उसके पास वसीला रोजाना का मौजूद है। मेरा टारगेट वो है जिसका 300 रुपए का भी रोजाना का वसीला नहीं है।
वसीम भाई एक और सवाल है, बहुत जी। से नौजवान कहते हैं कि लोग हमें तनकीद कर रहे हैं इसलिए हम बैक हो गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, तनकीद के हवाले पहली बात तो ये है कि वो नौजवान जो ये कह रहे हैं कि लोग तनकीद कर रहे हैं इसलिए हम बैक हो गए हैं, तो मैं से। उन्हें इब्राहिम भाई भी बार बार ये दोहरा रहे हैं, जिन्होंने तौसा में ना हाँ, बहुत बड़े लेवल पर काम किया था, उस हाँ। पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं, इस हवाले ठीक से है, कुछ। पहली बात तो मैं ये है कि वो नौजवान जो ये कहते हैं कि तनकीद कर रहे हैं इसलिए हम बैक हो गए हैं, अगर वो वाकई बैक हो गए हैं तो मैं कहूँगा यार आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इस काम में जो बंदा तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकता, इस काम को वो बंदा कर ही नहीं सकता। हर अच्छे और बड़े काम में तनकीद होती है। तनकीद नहीं होगी आपको पता कैसे चलेगा कि आप दुरुस्त रास्ते पे जा रहे हैं, आपकी सिमत ठीक है। हमारे पास मेरे ऊपर तनकीद नहीं होती क्या? मेरे ऊपर भी होती है, कई लोग हैं। मैं उनको अपने अमली काम से प्रूफ करता हूँ कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ या आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने बलूचिस्तान में काम शुरू किया ना, हमने वहाँ टारगेट किया स्कूल सेंटर्स को। अभी तक हमने 7 स्कूल सेंटर्स वहाँ पे बनाए हैं बलूचिस्तान में। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरे ऊपर कुछ खवातीन ने तनकीद स्टार्ट कर दी कि आप जो है ना सैलाब ज़दगान पे निकले थे, ये आपने क्या काम शुरू कर दिया। हालांकि उस टाइम भी बड़ी जोर से मेरा सैलाब मुहिम का काम चल रहा था, ये तो एक एक्स्ट्रा कर रहा था क्योंकि मुझे फील हुआ कि बलूचिस्तान के मसाइल का एक वाहिद हल है, वो एजुकेशन। बलूचिस्तान में तालीम जितनी ऊपर जाएगी, शऊर जितना ज्यादा आएगा, उतने वहाँ के मसाइल नीचे जाएंगे। इस चीज को फोकस करते हुए मैंने स्कूल सेंटर बनाना शुरू कर दिए। उस पर लोगों ने तनकीद की, मैंने नजरअंदाज किया। मैं वैसे भी फोकस नहीं करता, मेरा जिस चीज पे दिल और जमीर आमादा है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं वो काम करता हूँ। मेरे पास कई ऐसे डोनर्स थे जिन्होंने कहा सर आपको ये नहीं करना चाहिए, हमने आपको डोनेशन इसलिए दी थी। मैंने उन्हें कहा आप अपनी डोनेशन वापस ले लें। मेरे पास कई डोनर्स 20 लाख से ज्यादा की डोनेशन तकरीबन जो है ना सलमान भाई वो है जो मैंने ठुकराई है। इस वजह से ठुकराई है, उन्होंने कहा हमें तस्वीर चाहिए। मैंने कहा लानत भेजता हूँ आप पे भी और आपकी डोनेशन पे भी। क्या बात। 20 लाख से ऊपर की 2 मिलियन से ज्यादा की डोनेशन वो है जो मैंने लोगों से ली नहीं कि ये काम नहीं होगा। ये इज्जत नफ्स मजरू करने वाली बात है, मैं नहीं कर सकता। किसी ऐसे को दे दें जो तस्वीर बनाता हो। और तकरीबन 4.5 लाख रुपए की डोनेशन वो है जो लोगों ने मुझे भेज दी और भेजने के बाद कहा कि सर आप उनसे जो है ना वीडियो बना के हमारा शुक्रिया अदा करवा दीजिएगा। जिसने 30,000 भेजा था सलमान भाई, मैंने उसको 30,500 भेज के वापस कहा। मैंने कहा 500 मेरी तरफ से चाय के हैं, आप अपने पास रखें, ये 500 चाय के हैं। तो वो कहने का मकसद ये है कि हर तरह का बंदा मिलेगा आपको, इसका मतलब ये थोड़ी है काम छोड़ दें, बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। तो हम बर्दाश्त करके चलते रहे, हमें पता था। अच्छा, जब बाद में जब लोगों ने देखा ना कि यार ये सेंटर्स बना के वाकई इस बंदे ने सेंटर भी बनाए हैं, और मजाक की बात नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में 4.2 मिलियन का काम किया, 42 लाख रुपए का। उसके अलावा शहबाज हफीज भाई जुड़े, उन्होंने तकरीबन 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए भेजा। ठीक है, तैयब भाई हैं, तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए इन्होंने लगाया हमारे साथ मिलके। एक दो और लोग थे जो मेरे साथ जुड़े। इस हिसाब से टोटल हम चेक करें तो 6 मिलियन से ऊपर का काम बलूचिस्तान में किया हमने। स्टार्टिंग का बता दीजिएगा, स्टार्टिंग जो है आपकी स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि सबसे पहले तो मैंने जायज कैश में 750 रुपए पड़े हुए थे, वो छोड़ दिए कि यार ये मुहिम का आगाज हो गया, ये मेरी तरफ से डोनेशन है। उसके बाद तहरीर लगाई थी, और पहला दिन जो हमारा फील्ड में था उसमें मैं और अब्बू थे। एक हमारे पास प्राइडर था, एक बाइक थी, मतलब मैं और अब्बू थे, एक बाइक थी, एक नीले रंग का शापर था जिसमें बच्चों की कुछ स्टेशनरी थी, और चंद लिफाफे हमारी जेब में थे। ये हमारा पहला दिन था। और उसके बाद देखते ही देखते तकरीबन 50 से ज्यादा टीम मेंबर्स हमारे बने। और मेरा ख्याल है कि अभी तक अगर मैं चारों सूबों को कैलकुलेट करके बनाऊं तो मैं कहता हूं कि शायद मैं अब तक जो है ना 60 से ज्यादा डिफरेंट गाड़ियां यूज की हैं मैंने। 60 से ज्यादा डिफरेंट गाड़ियां, कहीं बड़ी कहीं छोटी। हालांकि शुरू के मैंने सारे सफर अपने कैरी डब्बे में किए। कैरी डब्बे में भी फ्रंट पे अबू बैठे होते थे, मैं और फाज पीछे टांगे जोड़ के ऐसे बैठे होते थे, क्योंकि एक ही कैरी होती थी। फिर वो कैरियां बढ़ती गई, गाड़ियां बढ़ती गई। बलूचिस्तान में 8-8 गाड़ियों के काफिले निकाले हैं, 8-8 गाड़ियों के काफिले। वहां भी तरतीब से काम किया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो एक जो बाइक से सफर का आगाज हुआ था, एक शापर था, 2 लोग थे, मैं और अब्बू, और एक मेरा ऑफिस जो आपको पता है वो स्टोर रूम था। और फिर उसके बाद आपने देखा देखते ही देखते वो स्टोर रूम भी फुल हो गया। साथ वाला गोदाम लिया, उसके सामने वाला लिया, मेन रोड पे लिया, और फिर हमें 4-4 गोदाम भी कम पड़ गए थे। गाड़ियां 7-8 गाड़ियां रोजाना जनूबी पंजाब में निकालता था, फिर वो भी कम लगती थी कि यार गोदाम नहीं खाली हो रहा। और आपके सामने है कि फिर मैंने तहरीरें लिख के ओपनली लोगों को कहा कि यार आप आए, डोनेशंस नहीं है, डजेंट मैटर, मैं आपको फंड्स दूंगा। सामान नहीं है, मैंने कहा ले जाएं, गाड़ी है तो ले आए, फ्यूल भी हमारी तरफ से।
अगर गाड़ी भी नहीं है तो गाड़ी भी करवा के देता हूँ। बाइक है, बाइक पे आ जाए। हमने मुहिम चलाई थी सबसे पहले, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, और उस पर मेरे बड़े टीम मेंबर्स ने जो है ना बड़ा कमाल का काम किया। जहां से कॉल आती थी पहुंचते थे, मुझे डिफरेंट लोग बताते थे कि वसीम भाई फलां बस्ती में 70 बंदा भूखा बैठा है, तो हम 5 से 7 मिनट के अंदर वहां 70 लोगों का खाना रवाना कर देते थे। फिर मैं आगे निकल गया था सिंध के, पी के, बलोचिस्तान, लेकिन जनूबी पंजाब का काम नहीं रोका था। जनूबी पंजाब का काम मेरे जाने के बाद भी कंटिन्यूसली अब्बू करते रहे लीड। फहद यहाँ मौजूद था, नसरुल्लाह था, बाकी टीम मेंबर्स थे, वो करते रहे। और अब उस दिन उन्होंने एंड किया जब मैंने अगले दिन वापस आना था, और मैंने वापस अगले दिन आते ही आप देख रहे हैं कि चौथा दिन है और मैंने बड़े लेवल पे दोबारा से जनूबी पंजाब को स्टार्ट किया है। वसीम भाई, इस फील्ड में बहुत से मसाइल आपको पेश आए, हम तहरीरें पढ़ते रहे, सबसे बड़ा जो मसला पेश आया वो क्या था? जो सबसे बड़ा जो मसला पेश आया ना, वो ये था कि जब टीम में फीमेल्स साथ शामिल होना शुरू हुई ना, तो फिर ये था कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी के इशूज़ तो नहीं है, मकामी लोग किस तरह की नेचर के हैं, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करने वाले हैं या नहीं है, इलाका जो है ना वो इस तरह का तो नहीं है कि ख़वातीन के साथ मसाइल हों। तो इससे हट के अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मुझे नहीं मसाइल का सामना करना पड़ा। उसकी वजह भी फिर कहूँगा कि मेरी तरतीब नहीं, उसकी वजह अल्लाह की मदद थी। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौजे किए ना हमारे साथ इस सफ़र पे कि हमें ऐसा लगता था कि ये आखिरी पॉइंट है, इससे हम वापसी नहीं जाएंगे, और हम उससे आगे जाके भी सुबह हंसते हुए जो है ना वहाँ से वापस आ रहे होते थे। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। अल्लाह की मदद जो है ना वो हमारे साथ शामिल रही। बलोचिस्तान जैसे एरियाज में भी असल में हर इलाके के मुताबिक काम करना पड़ता है। मैंने बलोचिस्तान में बाअसर जो नौजवान थे ना, और बाअसर थे और जज्बे वाले थे, करप्ट नहीं थे, उनको साथ जोड़ा, उनको इस्तेमाल किया अपने साथ, और फिर मैंने वहां पे काम किया। तो मुझे वहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर सका, किसी ने तंग करने की जरूरत नहीं की। गाड़ियां मैंने वहां बड़ी इस्तेमाल की, जानबूझ के गुजरने वाले जब गुजरे तो लोगों को लगे कि यार पता नहीं किसी सरदार का काफिला जा रहा है, तो कोई रोकते हुए भी 1000 बार सोचेगा। तो ये वो चंद ट्रिक्स थी मेरी, जिससे मैं ये सोचता था कि 6000 8000 ज्यादा लगता है तो 6 लाख के सामान की हिफाजत होती है, तो 6 लाख के सामान को बचाने के लिए 6 या 12,000 एक्स्ट्रा खर्च करना मेरी नजर में कोई घाटे का सौदा नहीं था। शुक्रिया वसीम भाई, आपने डिटेल के साथ ये सब बताया। नौजवानों के बारे में क्या कहेंगे, ये जितना लोग आपके साथ नौजवान जुड़े, और बाकी नौजवानों को क्या कहेंगे कि इस काम के हवाले से आप? सबसे पहले तो मैं जो नौजवान जुड़े उनको कहूँगा क्या, मेरा सलूट है उनको, वसीम कुरैशी का, और इनके जज्बे को सलाम है, इनको पैदा करने वाली माओं को भी सलाम है। जब माएँ अपने बच्चों को जाने से रोक रही थी, उस वक्त के ऊपर इन माओं ने, जिन्होंने अपने बच्चों को 4-4 5-5 6-6 फुट पानी में उतार दिया, जिन माओं ने अपने बच्चों को सूबों से बाहर भी जाने दिया, सारी सारी रात फील्ड की, वो देख भी रही थी कि बच्चों को ना खाने की फिक्र है, ना पहनने की फिक्र है, ना भूख का पता है, ना प्यास का पता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये भी नहीं पता होता था वालिदैन को, यार ये बच्चे हमारे जा रहे हैं, शाम को वापस भी आएंगे कि नहीं। इवन फील्ड में काम करने वालों को भी नहीं पता होता था कि यार अचानक जाते थे फील्ड में, आवाजें आना शुरू हो जाती थी, दूसरा सैलाबी रेला आ रहा है, तो है कुछ भी हो सकता था। तो इन नौजवानों को सलाम है, इनसे बढ़ के इनकी माओं को, इनके वालिदैन को सलाम है, जिन्होंने अपने बच्चों को वहां पे उतारा है। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े, जितने भी टीम मेंबर्स थे, फहद और मुंतजिर, आप खुद, अब ये देखे ना तैयब भाई और हैं, अपने काम काज छोड़ के, 3 इनके सॉफ्टवेयर सेंटर हैं, सारे छोड़ के हमारे साथ हैं। हफीज भाई बैठे हैं, माशाल्लाह शादीशुदा भी हैं, तो बेगम को छोड़ के यहाँ हैं। मतलब कहने का ये है कि दूरियां है ना जी, फासले हैं, वो वालिदैन से हों या अपनी बीवियों से हों, बच्चों से हों, तो वो आसान नहीं है, वो एक मुश्किल सफर होता है। ये बेटी की तस्वीर अक्सर बैठे हुए देख रहे होते हैं, तो मुझे पता है ज़ाहिर है उनको याद कर रहे होते हैं, लेकिन देखे ना अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे जो मुतासिर हैं उनके बच्चों की देखभाल करना, उनके लिए काम करना, ये कोई छोटा काम तो नहीं है। तो वो मैं सारों को सलाम पेश करता हूँ, और मेरी अल्लाह ही इनको अजर अजीम दे सकता है, मेरी तो औकात ही नहीं है। तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त नौजवानों ने काम किया, और जो नौजवान हैं मैं उन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना एक बीज, एक पौधा ऐसा ज़रूर लगाएं कि वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आप काम कर सकें। आप छोटे लेवल पे करें, आप बड़े लेवल पे करें, आप अकेले करें, 4-4 दोस्त मिल के करें, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप अकेले जब निकलेंगे आपके साथ इतना बड़ा काफिला बन जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे
फिर आप पे भी वो वाला जो शेर है वो फिट आ रहा होगा कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं यही कहूंगा कि यार निकलें। अब ये तो फेजेस क्लियर होने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज वाजे कर दूं, लोग ये समझ रहे हैं कि सैलाब वाला सारा काम पूरा हो गया है। असल काम अब शुरू हुआ है। हम पागल तो नहीं है अभी तक फील्ड में हैं। तो बात यह है कि अभी 6 महीने कम से कम मजीद काम बाकी है, जिसमें रिहैब है, जिसमें मेडिकल है, और जिसमें जो तीसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बिस्तरों वाला काम है। ये 3 बड़े काम है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है, बहुत सारे बच्चे स्कूल से महरूम हो गए हैं, तालीम के जेवर से रास्ता होने के बजाय महरूम हो रहे हैं। उनको तो टारगेट करने की जरूरत है, उनकी लिस्टें तैयार करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिम्मेदार की फसल गई, उसका मजदूर भी मारा गया। जिसकी राइस मिल डूब गई, उसमें काम करने वाला 60-70 बंदा बेरोजगार हो गया। जिसका बड़े लेवल पे नुकसान हुआ, उसके मजदूर भी बेरोजगार हो गए। तो इनके हवाले से भी काम करने की जरूरत है कि लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। वसीम भाई, ये एजुकेशन के हवाले से आगे आपका क्या प्लान है? एजुकेशन हाँ, पर क्या काम कर रहे हैं? असल तो काम ही वही है अब, क्योंकि उसको हमने लाइफ टाइम प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाने का सोच लिया है। उसको हम लाइफ टाइम प्रोजेक्ट इस तरह बनाएंगे कि अब उसको बड़े लेवल पे करेंगे। 5-6 सेंटर तो मैंने बना दिए थे, झोंपड़ी स्कूल टाइप मैंने 5-6 सेंटर बना दिए थे। उसके बाद वो कहते हैं ना कि हम मिजाज और हम ख्याल लोग जब साथ जुड़ जाएं तो फिर फासला जो है ना उसमें वो जितना तवील हो ना फासला, उतना ज्यादा लुत्फ देता है, वो उतना ज्यादा सुरूर देता है। जब बुनियाद रखी तो मैंने सोचा था कि इसको फिर दोबारा मैं परमानेंट लेके चलूंगा। मतलब मैंने वो झोंपड़ी स्कूल ये सोच के नहीं बनाए थे कि बस बना दिए तो ठीक है, छोड़ देने हैं। उसको किया था कि मॉनिटर करूंगा, उसको बकायदा चलाऊंगा आगे। इसको मुझे बहुत सारे टीम मेंबर कहते रहे कि वसीम भाई आप कह रहे हैं इनको तनख्वाहें देंगे, आप कुछ कर रहे हैं, ये होगा कैसे? मैंने कहा यार करना तो उसने है, हमने तो बुनियाद रख दी और देखें ऐसा ही हुआ। तो ये भाई मेरे साथ जुड़ गए, इन्होंने कहा मैं परमानेंट इसमें शामिल हूँ। शहबाज हफीज भाई लाहौर से, वो हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने कहा मैं परमानेंट शामिल हूँ। 4 लाख मैंने निकाला, 4 इन्होंने निकाला, 4 शहबाज हफीज ने निकाला। हमने पहले फेज में 12 लाख इकट्ठा कर दिया और मैंने 4 निकाला था। मुझे उसके बाद डायरेक्टली ये कहा कई लोगों ने कि ये हम उस एजुकेशन के लिए आपको फंड दे रहे हैं। वो जो मैंने 4 लाख का बजट निकाला था कतरा कतरा कुलसुम की तरफ से, वो अब 7 लाख क्रॉस कर गया। टोटल बजट हमारा जो है ना वो 15 लाख को क्रॉस कर रहा है अभी तक, जबकि अभी हम उसके लिए फील्ड में डायरेक्ट नहीं निकले प्रॉपर। जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये मल्टीपल हो जाएगी जो अमाउंट है। अब उसमें हमारा टारगेट ये है कि हमने बलोचिस्तान में वो जो 6-7 स्कूल सेंटर बनाए थे उनको अपग्रेड करेंगे, उनके टीचर्स की जो है ना वो पर मंथ सैलरीज फिक्स करेंगे। 8,000 का हमारा टारगेट है, हर टीचर को 8,000 हर महीने हम तनख्वाह भेजेंगे। एजाजिया अच्छा काम करने वाले टीचर को अलग देंगे। और कुछ स्कूल जो है ना उनको हम क्या करेंगे, कहीं हमारे पास कमरा अवेलेबल है, फर्श नहीं है उसका फर्श डलवा देंगे, जिसकी छत नहीं है उसकी छत डलवा देंगे। उनकी दीवारों को वॉलपेपर वाल चाकिंग करके डेकोरेट करेंगे। वहाँ के बच्चों को जितने अभी तक 500 प्लस का हमारा टारगेट है, उनको हम स्कूल बैग्स, स्कूल शूज, स्टेशनरी, कोर्स, और उसके अलावा जो है ना बच्चों को और चीज़ें भी डिफरेंट जो उनके काम की हैं वो देंगे। टीचर्स को भी अब हम जाएंगे तो फर्स्ट फेज में एजाजिया दे के आएंगे। अब इसमें हम इंशाल्लाह लोरा लाई जैसे टारगेट करेंगे तो लोरा लाई में अपना एक सेंटर बना देंगे। वो वहाँ फिर एक बंदा बिठा देंगे जो मॉनिटर करेगा और वो अतराफ को भी देखेगा, जो हम जो बड़ी सेंटर स्कूल सेंटर मजीद बनाएंगे। इसी तरह मुस्लिम बाग में एक सेंटर बनाएंगे, इसी तरह एक सेंटर हमारा बनेगा डेरा अल्लाह यार में। इस तरीके से फिर हम लोगों को ऊपर बिठा के हर 4 सेंटर के ऊपर एक लीडर बिठा देंगे और वो जो लीडर बिठाएंगे उसको भी सैलरी देंगे उसके काम की। लेकिन जवान सारे वो लेंगे जो जज्बे वाले हैं, जो अभी हमारे साथ बगैर तनख्वाहों के चल पड़े हैं। अभी जितना काम हो रहा है बलूचिस्तान में किसी को सैलरी की हमारी बात ही नहीं हुई, लेकिन उन्हीं जवानों को शामिल करेंगे जिनमें जज्बा होगा। सैलरीज इसलिए देंगे कि चलो उनकी जेब में भी कुछ ना कुछ आता रहे, तो जो अच्छा काम करते रहेगा उसको बढ़ाते रहेंगे। तो अभी से परमानेंट डोनर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। जो कोई कह रहा है कि 6 बच्चों का जिम्मा मेरे ऊपर डाल दें, कोई कह रहा है कि 10 का मुझे दे दें, कोई कह रहा है कि 4 बच्चों की फीस हर चीज मेरे जिम्मे डाल दें। तो इंशाल्लाह मुझे तो ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं तो ये भाई और को कह रहा था कि इंशाल्लाह आने वाले सालों के बाद हम जो है ना वो बलूचिस्तान में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बना रहे होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया वसीम भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दराज करे आपकी और आपके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने आप जैसा बेटा पैदा किया। अल्लाह सलामत रखे, उन तमाम वालिदैन को सलामत रखें जिन्होंने मेरे और आप सब जैसे बच्चे पैदा किए हैं, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप सारे जो है ना इस मुहिम का, इस कारवां का हिस्सा हैं और सबका एक बहुत बड़ा हिस्सा है
इसमें हम यही नहीं निकाल सकते कि वसीम का इतना काम है या सलमान का इतना है या तैयब का इतना है या मुंतजिर का इतना या फहद का इतना। सब ने बढ़ चढ़ के किया। मैं तो उन सबको सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने काम किया। 5 रुपए का किया, 5 करोड़ का किया या 5 लाख का किया, काम किया है, ये बड़ी बात है। आप देखे ना कतरा कतरा गुलजुम क्या थी, 750 रुपए वो जो मैंने डोनेट किए खुद पहले फेज में, वो सफर कहाँ से चलता हुआ अब तक 12 मिलियन में खर्च कर चुका हूँ, 1 करोड़ 20 लाख, जबकि अभी भी मेरे पास 2.5 मिलियन की तकरीबन फंडिंग बाकी है जिसको अभी मैंने खर्च करना है। और डोनेशन मेरी अभी भी नहीं रुक रही, अकाउंट से नहीं डाल रहा मैं, फिर भी डोनेशन आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जिसने भी बुनियाद रखी, जिसने भी काम किया, उन सबको सलाम है, उनकी माओं को भी सलाम है, आपको भी सलाम है। टीम सन्स ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कमाल मेहरबानी, वसीम भाई ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया मुकम्मल, क्योंकि बहुत से दोस्त जो कह रहे थे कि हम जानना चाहते हैं वसीम भाई ने कैसे ये सफ़र तय किया, तो इसलिए वसीम भाई से ये इंटरव्यू सेशन हुआ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।